अब हमारे जो अगले स्पीकर हैं ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इनका नाम मिस्टर रमेश दमानी है। अगर आप मिस्टर रमेश दमानी को लाइफ इंश्योरेंस का किंग कहेंगे तो ये जनरल इंश्योरेंस के और भी बड़े किंग हैं। एक्सपीरियंस इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। ये इकलौते ऐसे भारत में एजेंट हैं जिन्हें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने एसएमई बोर्ड पर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये तो पूरी एजेंट कम्युनिटी के लिए एक प्राउड की बात है। मिस्टर दमानी ने भारत देश में एजेंट कम्युनिटी का नाम ऊंचा कर दिया है, नाक ऊंचा कर दिया है। मिस्टर दमानी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डोंट सेल, लेट योर कस्टमर बाय। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मिस्टर दमानी को इनवाइट करना चाहूंगा, तो जोरदार तालियों के साथ हम मिस्टर दमानी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। प्रिय मित्रों, BI टीवी के माध्यम से मैं आप सबके साथ आज जुड़ा हूं। मैं आप सबके साथ वार्ता के लिए उपस्थित हूं। मुझे कुछ कहा गया है कि इंश्योरेंस के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं आज विगत 36 वर्षों से लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ा हूं और 42 वर्षों से जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ा हूं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत 1978 में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर के होने के नाते शुरू की। मेरी उस समय की तनख्वाह थी 250 रुपीज़ ए मंथ और 6 साल तक कंटिन्यूस नौकरी करने के बाद में मेरे बाबूजी की प्रेरणा से उन्होंने हमको प्रेशर किया कि तुम अब नौकरी मत करो, तुम क्यों नहीं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ते हो। इसमें काफ़ी बड़ी आगे उन्नति है और नौकरी में एक सीमित क्षेत्र तक ही उन्नति है। ये मेरे लिए बड़ा कठिन डिसीजन था कि एक सरकारी नौकरी छोड़ना और सेल्फ इंडिपेंडेंट वे में, प्रोफेशनल वे में, जहाँ कोई गारंटी नहीं है कि मैं कितना कमाऊँगा। फिर भी काफ़ी मुझे प्रेशर किया गया। हो सकता है उन्होंने मैं कुछ देखा होगा, प्रतिभा देखी होगी, नहीं तो सरकारी नौकरी छोड़ना बहुत कठिन काम था। मैंने सितंबर 1984 में फाइनली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया। मैं जब रिज़ाइन किया था उस समय मेरी तनख्वाह हुआ करती थी 4000 रुपये महीने। बड़ा कठिन डिसीजन था, फिर भी एक्सेप्ट किया चैलेंज। और शुरू से मेरे बड़े सपने देखने की आदत थी कि मुझे बड़ा बनना है। ये बात मुझे भली भांति जज गई कि नौकरी करूँगा तो शायद मेरी इनकम सीमित ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैंने इंश्योरेंस का 1 अक्टूबर 1984 में लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ली और इस हिसाब से मेरे आज 36 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। मैंने काम चालू किया जब इंश्योरेंस बहुत मुश्किल से लोग लिया करते थे और लेते ही नहीं थे। 5000 की पॉलिसी बेचने में भी पसीने छूट जाते थे। 5000, 10,000, 25,000 की बीमा हो जाए, 25,000 की इंश्योरेंस हो जाए तो बहुत बड़ा काम था। मैंने काफ़ी कोल्ड कन्वेंसिंग की। मैं LIC में जाके बैठता था और ऑफिसर्स के पास जाके पूछता था कि सर जिन जिन लोगों के रुपए पावने बाकी हैं उसकी हमें लिस्ट मिल जाए। तो मेरे को काफ़ी कोऑपरेशन मिला और मैं उन लोग के पास जाता था लिस्ट लेकर के आपके रुपए पावने। कितने लोग उस समय मैच्योरिटी रुपया लेना भूल जाते थे या LIC के नोटिस नहीं जाती थी या किसी का चेंज ऑफ एड्रेस हो गया था। तो मैं उनके पास जाके मिलता था और उनको सहयोग करता था कि भाई आप अपने रुपए निकालिए। इस बहाने मेरे ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क में आया कि आश्चर्यजनक था। मैं एक कंपनी के मैं वाउचर लेके गया था जिनका मैच्योरिटी पेमेंट पावना था, करीबन 32,000 रुपये था। उन्होंने हमको बुरी कदर गुस्सा करके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कागज़ को हाथ लगाने की, तुमने LIC से लाया कैसे। दोस्तों, मैंने बोला ठीक है साहब, मैं चला जाता हूँ, मैं कागज़ लेके वापस लौटा दूंगा। पर 2 मिनट बाद बोला ठीक है आप बैठिए, मैं कागज़ आपको कल दूंगा। और ही वॉज नन अदर देन द बैरिस्टर ऑफ ए वेरी बिग कंपनी। और उन्होंने इतने मेरे से खुश हुए बाद में और काफ़ी इंश्योरेंस का हमको रेफरेंस भी दिया।
इसी प्रकार मेरे एक और कंपनी एंड्रियल कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा था कि यदि आपको रुपए लेने हैं तो आपको मेरी ऑफिस आना पड़ेगा। वे बोले मुझको समय नहीं है। मैं बोला ऐसा आप क्या व्यक्ति हैं जो आपको समय नहीं है और आप रुपये लेने के नहीं आ सकते हैं? बोला नहीं मैं बहुत व्यस्त हूँ, प्लीज़ आप मेरी ऑफिस आ जाइए। ठीक है, कोल्ड कन्वर्सिंग था, मैं उनके ऑफिस में गया और जाके मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। मैं देखा ये तो कंपनी के चेयरमैन हैं। दोस्तों मैं उनसे मिला, उन्होंने अपने घर बुलाया, बुला करके उन्होंने अपने लड़के की इंश्योरेंस दी जो क्रिकेट जगत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे, अरुण लाल, उसकी भी इंश्योरेंस मैंने की। तो दोस्तों एक बड़ा थ्रिलिंग टाइप का था, लोगों से, अजनबी लोगों से मिलना, उनसे इंश्योरेंस की बात करना, और मुझको काफ़ी सक्सेस भी मिली और ये समझ के जाता था कि कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। लोग गुस्सा भी होंगे या खुश भी होंगे, कुछ पता नहीं, पर हाँ दोस्तों मेरी तकदीर ने साथ दिया। काफ़ी लोग खुश हुए मेरे सर्विस से, हमको काफ़ी रेफरेंस मिलने शुरू हो गए थे और मैं काम बढ़ना शुरू कर दिया था। हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है। सक्सेस के लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की, अपने आप को ट्रेनिंग में जोड़ा। मैंने काफ़ी सेमिनार्स अटेंड की। कलकत्ता में उस समय एक सेमिनार हुआ करती थी जो एलिका ने की थी, मुझको अभी भी ख्याल है, करीबन 30 साल पहले या 40 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले जब मैं जुड़ा ही था। तो मेहदी फ़खरज़ादे अमेरिका से आए थे, उनका मैं स्पीच सुना था। उनके स्पीच से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उनकी पुस्तकें मैंने खरीदी थी। उनकी एक पुस्तक थी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, इसके लिए उन्होंने एक और किताब निकाली, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दोस्तों उन लोग के साथ जुड़े रहने से काफ़ी हमको प्रेरणा मिली और काफ़ी आगे जाने का मौका मिला। मैं 1984 से काम चालू किया और 86 में मैं प्रथम MDRT बना। मुझको MDRT का कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ MDRT। तो हमारे कुछ संपर्क में आए लोग, बोले कि यदि MDRT बनते हो तो अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अमेरिका जाना अपने आप में एक स्वप्न था, फिर भी लगन लगी और दिसंबर 1984 में 86 में मुझे पता चला कि MDRT करने से अमेरिका जाने मिलता है। तो एक महीने के दरमियान मैंने MDRT का टारगेट कंप्लीट किया और यही सोच के कंप्लीट किया कि मुझको अमेरिका जाना है। दोस्तों 30 दिन, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर मैंने दिन देखा ना रात देखा, इतनी मेहनत की। हर व्यक्ति के पास जाता था कि हमको काम दीजिए, हमको बिजनेस चाहिए, हमको MDRT करना है। लोग पूछते व्हाट इज़ MDRT, हमको अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों मैंने अपनी टारगेट लोगों को बताया, लोगों ने सपोर्ट किया। और जब कहते हैं लोगों को कि हमको हमारे को ये करना है तो सारी कायनात भी साथ देना शुरू कर जाती है। दोस्तों MDRT किया, फिर सोचा चलो अमेरिका होके जाया जाए, हो सकता अगले साल MDRT नहीं हो पाए, बड़ा डर था। घर से परमिशन मिल गया और सिर्फ 22,000 रुपये में मेरे को टिकट मिल गई थी अमेरिका की। 2 टिकट ली, मैं वाइफ को साथ में लेके गया था और यही सोच के गया था कि चलो अब अगले साल से MDRT हो चाहे नहीं हो, तो अमेरिका तो जाके आ ही जाता है। 87 में फर्स्ट मीटिंग थी अटलांटा में। अटलांटा में मैंने सेमिनार अटेंड की और वहाँ पर सबसे बड़ा प्रभावित मैं हुआ टोनी गॉर्डन से। टोनी गॉर्डन के स्पीच में एक लाइन मेरे को जीवन में घर कर गई कि पीपल इंश्योर देयर एसेट, पीपल टेक केयर ऑफ देयर कार, बट दे डोंट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। लोग अपनी संपत्ति की बीमा कराते हैं, जिस गाड़ी में चढ़ते हैं उसका मूल्य 50 लाख है, पर अपनी बीमा 1 लाख भी नहीं है। उनको ज़्यादा चिंता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, अपना नहीं होगा, इसके लिए वो गाड़ी की ज़्यादा चिंता करते हैं। ये लाइन मुझको ऐसी घर कर गई दोस्तों, मैंने यहाँ पर आकर के इंश्योरेंस में पूरा सेलिंग स्टाइल चेंज कर दिया। मैं पहले इंश्योरेंस बेचा करता था सेक्शन 80C में क्या लाभ है, 1.5 लाख तक की छूट है, या उस समय 5,500 की छूट हुआ करती थी, तो मैं उसी टारगेट से इंश्योरेंस करता था। मुझको एक ट्रेजिडी का भी फेस करना पड़ा। मेरे क्लाइंट है, उनकी अर्ली डेथ क्लेम हुआ था, पॉलिसी की थी और 3 महीने बाद ही डेथ हो गई थी। चूँकि 80C में उस समय छूट 60,000 रुपये की थी, वे 12,000 रुपये PPF में दिया करते थे। तो मैंने बोला जब 12,000 देते तो सिर्फ 48,000 का स्कोप है, तो मैंने 48,000 का ही प्रीमियम उनको सेल किया। और उस समय उनकी पॉलिसी 6 लाख रुपए प्रीमियम की मैंने मनी बैक पॉलिसी सेल की थी। दोस्तों 3 महीने बाद में उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई और डेथ क्लेम मैंने 3 महीने में सेटल किया और 6,42,000 का चेक लेकर के उनके जब घर पर गया था तो विडो के ब्रदर ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ एजेंट हूँ, तुमको लाइसेंस किसने दिया।
मैंने बोला कि उनको 48,000 प्रीमियम बड़ा मुश्किल से सेल किया था और 6 लाख की पॉलिसी बनी। बोले तुमको पता है मेरे भाई कितना कमाते थे, मेरी बहन को अब कौन देखेगा, मेरी भाभी को कौन देखेगा, उनकी डेथ हो गई, इनके 2 बच्चे हैं, मेरे भाई साहब 25 लाख रुपया साल का कमाते थे, उसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा। दोस्तों बहुत दुखी हुआ, डेथ क्लेम दे करके भी बहुत तकलीफ हुई कि मैंने कम इंश्योरेंस क्यों की। दोस्तों वे दिन और आज तक मैंने सेक्शन 80C नहीं देखा है। आई वेंट टू सेल द नीड ऑफ द पीपल। मैंने अपनी सारी स्टाइल चेंज कर दी। आई नेवर लुक बैक ऑन द सेक्शन 80C। आई वेंट टू द नीड ऑफ द पीपल कि उनको क्या दरकार है। मैं जाकर के इंश्योरेंस में कभी भी आज तक भी जब भी सेल कर रहा हूँ सेक्शन 80C की चर्चा नहीं करता हूँ। आई गो एंड टॉक अबाउट द नीड्स, व्हाट यू रिक्वायर। इसी नीड के बेस पर मैंने 96 में भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी विदाउट की मैन 5 करोड़ की एक इंश्योरेंस की थी। एंड दैट वाज द न्यूज़ इन द कंट्री, विदाउट की मैन 5 करोड़ की पॉलिसी 96 में करना। एंड द क्लाइंट बॉट हिमसेल्फ। मैंने जब बताया कि भाई तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है, इतने खर्चे हैं, यदि तुम नहीं रहोगे तो कौन तुम्हारे इतने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा। दोस्तों दिस इंस्टेंट डिसीजन वाज टेकन कि भाई हमको नीड है इंश्योरेंस की। उन्होंने चला के कहा कि मेरे को कम से कम 5 करोड़ की इंश्योरेंस चाहिए। तो उन्होंने खुद की 5 करोड़ की पॉलिसी करी, अपने भाई की करी, अपने फैमिली मेम्बर्स की करी। तो दोस्तों जब नीड क्रिएट हो जाती है तो लोग खुद इंश्योरेंस अपना सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं। लोगों को यदि हम कहेंगे कि तुमको इतने की इंश्योरेंस लेनी है तो उतनी ही लेंगे, पर जब कहेंगे कि तुमको कितनी दरकार है तुम स्वतः ही तय करो तो शायद लोग बड़ी इंश्योरेंस लेना शुरू करेंगे। मेरे साथ लास्ट ईयर बहुत अच्छा अनुभव गया जबकि मैंने विदाउट की मैन एक ही पॉलिसी 100 करोड़ की सेल की। दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिसी विदाउट की मैन इन द कंट्री लास्ट ईयर विच आई हैव सोल्ड। द नीड इज देयर बट वी डोंट टॉक। हम जाते हैं और अपना एक प्लान प्रपोज कर देते हैं कि आपको मैं 1 करोड़ की पॉलिसी देना चाहता हूँ, तो उसका माइंडसेट भी 1 करोड़ पर हो जाता है। इसलिए दोस्तों माइंडसेट मत करिए, लेट द क्लाइंट हैव हिज ओन नीड। मैंने एक बहुत बड़े कार्डियक सर्जन की इंश्योरेंस की थी। उन्होंने मुझको रात में 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सर्जन इन कलकत्ता। मैं रात में 1 बजे उनके जब घर पर गया था तो हर क्लाइंट के साथ में कोई ना कोई एडवाइज़र रहता है कि चलो उसके साथ सलाह दें। उनके ब्रदर इन लॉ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है कलकत्ता की, बहुत नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वे भी वहीं पर रात में 1 बजे वेट कर रहे थे मेरा। मैं रात में 1 बजे पहुंचा तो उन्होंने यही कहा कि दमानी जी मेरे जीजा जी की इनकम बहुत अच्छी इनकम है, साल का 50 लाख रुपया कम से कम कमाते ही हैं, तो इनको इंश्योरेंस लेके कोई लाभ नहीं है। ये बात है सन 1996 या 98 की बात होगी। तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भाई जो व्यक्ति 50 लाख कमाता है उसको मैं इंश्योरेंस क्या दूं। और 96 में 98 में यदि 50 लाख था तो बहुत बड़ा अमाउंट था। मैंने एक ही बात कहा डॉक्टर साहब को, अच्छा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप अपनी वाइफ को रोज कितने रुपए हाथ में देते हैं या महीने का कितना रुपया उनको देते हैं। दमाई साहब मैं महीने का 3 लाख से 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को खर्चा करने के लिए देता हूँ, उसमें अपना घर मैनेज करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही, या आप कमाते तो 3 से 5 लाख देते हैं। उनके ब्रदर इन लॉ को मैंने कहा कि साहब सुनिए, मैं डॉक्टर साहब की इंश्योरेंस नहीं करूँगा, एक प्रॉमिस आप हमको कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या प्रॉमिस करूँ। यदि डॉक्टर साहब नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान करे 100 साल जिए, यदि नहीं रहे तो आप अपनी बहन को महीने का 5 लाख रुपया देने का वादा करते हैं तो मैं डॉक्टर साहब को इंश्योरेंस नहीं करूँगा। आपका वादा ही काफ़ी है। मैं मान लूँगा आप कहेंगे भले दे चाहे नहीं दे, हमको डॉक्टर साहब के सामने प्रॉमिस कर दीजिए कि आप 5 लाख रुपया महीना देंगे। डॉक्टर साहब बोले रमेश साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इनकी बात रहने दीजिए। और उस समय उनकी इंस्टेंट 50 लाख की पॉलिसी मैंने की। उनका लड़का सोनी कॉरपोरेशन लंदन में पोस्टिंग था, ही वॉज जनरल मैनेजर। लड़का इंडिया है तो उसकी भी मैंने 25 लाख की पॉलिसी करी और उनकी लड़की की भी पॉलिसी करी। दोस्तों मैंने पॉलिसी का अमाउंट तय नहीं किया था, डॉक्टर साहब को खुद कोई कॉन्सेप्ट आ गया था। तो मैंने इतना ही कहा था डॉक्टर साहब साल में जितना कमाते कम से कम उतनी तो इंश्योरेंस रखिए। मुझको तो कहना चाहिए था 10 गुना करिए। दोस्तों 10 गुना भी कर सकता था, पर लैक ऑफ ट्रेनिंग था।
नहीं समझ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर भी मैंने प्रीमियम लिया, उनका सारे मेडिकल कराया, केस पास कराया। तो दैट वाज ऑलवेज ए चैलेंज कि भाई एक कोई एडवाइस करता है कि मत लो और हमको उसको ओवरकम करना है। ये चैलेंज आते रहेंगे, बिना चैलेंज के कुछ लाइफ में मज़ा नहीं है। जब पहले खेल रहा था फुटबॉल तो उसका ट्रेनर ने कहा था कि तुम गोल पोस्ट में गोल करो, तुमको पेनल्टी कॉर्नर मारना है, जब भी कभी चैलेंज मैच होगा तो तुमको उसमें पेनल्टी कॉर्नर मारना है। दोस्तों 16 के 16 बॉल को उसने गोल पोस्ट में डाले। उसके ट्रेनर हर गोल पर उसको ताली बजा रहा था। पहले को कहा कि यार तुम तो इतना अच्छा खेल रहे हो कि उनको मज़ा आ गया, एक भी बॉल तुम्हारी गोल पोस्ट के बाहर नहीं गई, गोल पोस्ट पे नहीं लगी, सीधे गोल में लगी। पहले ने कहा कि मुझको मज़ा नहीं आया। आपने क्या किया, साधारण सामने गोल पोस्ट रख दिया। कम से कम एक गोलकीपर तो रखा होता जो मेरी बॉल को रोकता, तो मैं और कायदे से भी खेलता। तो दोस्तों ऑब्स्टेकल आए बिना खुद को मज़ा नहीं आएगा। जब तक हमें चैलेंज में ऑब्स्टेकल मिलते हैं, हमको लगता है कि भाई चैलेंज है, कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में दोस्तों। हम अपने आप में एक चैलेंज है, हम अपने आप को ओवरकम करते रहें। हमको खूब मेहनत करना है, चैलेंज एक्सेप्ट करते रहना है। थॉमस अल्वा एडिसन, उसका नाम सभी ने सुना है। संसार में दो ही तरफ से रोशनी मिली हमें, एक भगवान सूर्य से और एक थॉमस अल्वा एडिसन से। वह रोज 16 से 18 घंटा तक मेहनत करता था और 50,000 एक्सपेरिमेंट किया तो भी बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ। और यदि इसी थक के हार जाता दोस्तों तो आज हमें बल्ब की रोशनी नहीं मिलती। उसके साथी लोग उसको बोलते थे तुम पागल हो, क्यों तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बोले कम से कम मेरे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि ये 50,000 एक्सपेरिमेंट जो पुराने हो गए उसको करके लाभ नहीं है, अब मैं नए तरीके से करूँगा। और दोस्तों ये करते करते सक्सेस हुआ और हमको आज रोशनी उन्हीं की कृपा से मिल रही है। दोस्तों चैलेंज जब तक नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलवेज फेस द कस्टमर। जितने आप कस्टमर फेस करेंगे उतने ऑब्जेक्शन मिलेंगे और वे ऑब्जेक्शन हमको सीखने को आगे ले जाते हैं। हम जितना कस्टमर फेस करेंगे उतने ऑब्जेक्शन मिलेंगे और उतनी हमको और मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन शोज दैट कि कस्टमर की क्या नीड है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों अभी सारा संसार एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हम लोग सभी को भयभीत है कि भाई कोरोना का क्या होगा। दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है। दिस अगेन ए चैलेंज, वी हैव टू लिव इन ए डिसिप्लिन। ये चैलेंज आते रहेंगे पर उसको लेकर के हाथ पे हाथ मत धरो। नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, इंश्योरेंस की डिमांड आएगी और बहुत बड़ी डिमांड हमको लग रही है कि इतनी बड़ी डिमांड आएगी कि शायद हम लोग जितने भी एजेंट आज भारतवर्ष 20 लाख यदि एजेंट हैं वे भी कम हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एवरी एडवर्सिटी गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। हमें एडवर्सिटी मिलती है उसको हमको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हम लोग को हमेशा क्लाइंट के सामने जा कर के उसकी नीड क्रिएट करो, उसकी बातें करो, उसके व्यवसाय की बात करो। दोस्तों मैं क्लाइंट लोग को बोलता हूँ कि यदि आप हैं तो आपका व्यवसाय है, आप नहीं हैं तो जानते हैं क्या क्या तकलीफ आएगी। एक तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी जो बाजार में चल रही है कम हो जाएगी। अब आप हैं ही नहीं तो फिर माल बिकने में भी कमी होगी। आप नहीं हैं तो फिर लोगों के उधार जो दिए हुए 20 रुपये कम आएंगे। आपके परिवार को बहुत तकलीफ होगी। आप कम से कम अपनी इनकम का 10 से 20 गुना इंश्योरेंस करिए। और यदि आज के इंटरेस्ट रेट पे फैक्टर किया जाए तो आपको लगेगा कि इंश्योरेंस कम है, यदि इन्फ्लेशन भी लिया जाए तो इसके लिए कम से कम 20 गुने की इंश्योरेंस लोगों की होनी चाहिए। हमें इंश्योरेंस की बात करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस अब नहीं रहेगी तो एक परिवार पर इतनी बड़ी लायबिलिटी आ जाती है। दोस्तों हम यदि इंश्योरेंस हम जाते हैं कभी कभी समाज में देखते हैं कि किसी परिवार में फाइनेंशियल की क्षति हो जाती है जब अर्निंग मेंबर नहीं रहता है। मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ कि शायद मैं उस परिवार में जाकर इंश्योरेंस की चर्चा किया होता तो आज वे परिवार की फाइनेंशियल दुर्गति नहीं होती। हम जिम्मेवार हैं, हम भगवान के भेजे हुए एक मैसेंजर हैं जिसको उनका अधूरा काम करना है। भगवान ने सृष्टि पैदा कर दी है पर लोगों को कमाने खाने के लिए भी रखा है। पर जहाँ लोगों की कमाई में परिवार में क्षति हो और अर्निंग मेंबर नहीं रहे उसको हमको जाके देखना है। हमको लाइसेंस मिला इंश्योरेंस बेचने का, क्या हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं? हम इंश्योरेंस की बात नहीं करते। हमारे पड़ोस में दूसरे एजेंट आके पॉलिसी कर जाते हैं। यहाँ हमारे पड़ोस में कोई घटना घटती है, वे परिवार बिखर जाता है, मैंने कभी उसे इंश्योरेंस की बात ही नहीं करी। क्या ये सही काम किया मैंने?
मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैंने एक क्राइम किया यदि मैंने इंश्योरेंस नहीं बेची है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस नहीं बेचना भी एक क्राइम है। हम अपने प्रत्येक व्यक्ति, मित्र, दोस्त, यार, जो भी कुछ है, सबको इंश्योरेंस करिए। कम से कम ये रहे कि भाई मैंने उस परिवार को तबाह होने से बचा दिया। मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ में मैं डिनर कर रहा था और वे हमको हमेशा बोलते हैं, रमेश तुम कभी भी मिलो तो मेरे से इंश्योरेंस की बात मत करना। तुम सब बात कर सकते हो, मैं इंश्योरेंस के डेड अगेंस्ट में। मैं कोई बात नहीं, मैं कभी भी इंश्योरेंस की बात नहीं करूँगा। दोस्तों, मिलता रहता था पर मैंने कभी इंश्योरेंस की बात नहीं छेड़ी। एक दिन एक डिनर टेबल पर मैंने उसकी वाइफ को कहा, भाभी आपको पता है कि आपके हस्बैंड के इंश्योरेंस कितने की है? उन्होंने कहा कि आप जैसा मित्र हो, मैं सोच ही नहीं सकती कि इंश्योरेंस इनके नहीं होगी। आप जैसा मित्र है तो इंश्योरेंस जरूर होगी। मेरे दोस्त ने खाना खाते खाते बोल दिया, रमेश कल आके चेक ले जाना, मेरी और बेइज्जती मत कराना। मैंने बोला, मैंने तुमसे बात नहीं करी, तुमने मुझे मना किया था कि तुम हमसे इंश्योरेंस की बात मत करना। मैंने भाभी से बात करी कि भाई तुम्हारे हस्बैंड की इंश्योरेंस है कि नहीं। बोले हमको पता है तुम कैसे मार्केटिंग करते हो। दोस्तों, नेक्स्ट डे मैंने जाकर उनकी 2.5 करोड़ की पॉलिसी बेची, उनके बच्चों की पॉलिसी बेची 1-1 करोड़ की। ही टोल्ड दैट यस दिस इज अ नीड, यदि मैं नहीं रहूं तो परिवार को बहुत तकलीफ होगी। मैं हूं तो मार्केट मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सारी कला है, पर मेरी वाइफ कुछ नहीं जानती है। मेरे सारे रहे से ठाट बाट सब खत्म हो जाएंगे। मैंने गलती करी, मैंने अपने जिद में आके कहा कि हमसे इंश्योरेंस की बात मत करना, पर तुमने एक छोटी सी बात जो छेड़ दी, तुम जितनी इंश्योरेंस होता मेरी कर दो। तो दोस्तों, इनकम जितनी परमिट करी मैंने उसकी इंश्योरेंस करी 2.5 करोड़ की, और करीबन उन्होंने हमको काफ़ी बड़ा 60-70 लाख का प्रीमियम का भी चेक दिया। तो दोस्तों, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें बात करनी है। हम ये नहीं कहना कि हम इंश्योरेंस नहीं करना है। जैसे हम कहेंगे कि हमको पॉलिसी बेचनी है, लोग अवॉइड करते हैं। दोस्तों, अवॉइड नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ इंश्योरेंस एजेंट का वेलकम हो। इंश्योरेंस एजेंट एक अलग दृष्टि से देखा जाए, बिकॉज हम ही एकमात्र ऐसे व्यवसाय में हैं जो परिवार को बचा सकते हैं। फाइनेंशियली हम लोग परिवार को सॉल्वेंट कर सकते हैं। हम परिवार की कोई भी विपत्ति आने नहीं देते हैं। हम चाहे कुछ भी करो, हम यदि मेडिक्लेम भी करते हैं तो परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित करते हैं। मैं मेडिक्लेम भी करता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ, बीमार हो सकता सारे जीवन बीमार ही नहीं पड़ो, पर मरोगे जरूर, ये बात पक्की है। हो सकता है 100 साल तक एक भी बीमारी नहीं हो, भगवान करे ना हो, पर डेथ आनी निश्चित है। कम से कम लाइफ इंश्योरेंस तो करो। हमें क्रिएट करनी अवेयरनेस। लोग मेडिक्लेम करते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, फैक्ट्री की इंश्योरेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपनी इंश्योरेंस की बात आती है तो वहाँ जैसा सहम जाते हैं कि नहीं, इंश्योरेंस करके क्या लाभ है। अरे इंश्योरेंस करके लाभ नहीं हो, वही अच्छा बात है। मैं नहीं चाहता इंश्योरेंस करके लाभ हो, लाभ तो मर के ही होता है इंश्योरेंस में, तो कौन चाहता है मरना। बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ कि एवरीबडी हैज टू डाई, बट नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड। कोई समझना नहीं चाहता कि मुझको मौत आएगी। दोस्तों, हमको एक नीड क्रिएट करनी है, लोगों को अवेयरनेस लानी है कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है और क्यों लेना चाहिए। आज भारत एक ऐसा देश है जहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना वीक है। इसके लिए आज फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ रही हैं और लोगों को इंश्योरेंस के लिए प्रोत्साहित कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। गुजरात अर्थक्वेक जब हुआ था 2001 या 2 में भुज में, दोस्तों करोड़ों लोग मर गए थे और सिर्फ 1611 लोगों की इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ था। मेरे पास डाटा है, गुजरात अर्थक्वेक में सिर्फ 16 से 11 लोगों को क्लेम मिला। उड़ीसा साइक्लोन आया था, 25,000 से 30,000 लोग मर गए, मुश्किल से 200 आदमी का भी क्लेम नहीं है। कितने परिवार रुइंड हो गए। हम लोग ने क्या सही काम किया? उनको, हम लोग की गलती थी, हम लोग ने इस परिवार को इंश्योरेंस से वंचित रखा। दोस्तों, प्रत्येक परिवार की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। आज हम फैक्ट्री के इंश्योरेंस करते हैं, गोडाउन के इंश्योरेंस करते हैं, शॉपिंग मॉल के इंश्योरेंस करते हैं, दुकानों की करते हैं। व्यवसाय की चिंता लोगों को, अपनी चिंता नहीं है। मैंने कलकत्ता में बहुत बड़ा फायर क्लेम दिया, 130 करोड़ का, पूरी फैक्ट्री जल गई थी। मैंने एक क्लाइंट के गोडाउन में आग लग गई थी, उसका 60 करोड़ का क्लेम दिया। मेरे क्लाइंट है जिनका
प्रोजेक्ट में लॉस हो गया था, प्रोजेक्ट बंद में नुकसान होने के कारण बैंक का ब्याज चालू रहता है, चाहे आपको कितने भी नुकसान हो। उसका बैंक के ब्याज की इंश्योरेंस मैंने की थी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसका 54 करोड़ का मैंने क्लेम दिया। काफ़ी दुकानों की जब मार्केट फायर हुई तो मैंने एक दुकान का जस्ट 3 दिन में ही उसका जितने का स्टॉक था, 20 लाख का स्टॉक था, मैंने 20 लाख का क्लेम दिया। तो लोगों को उसकी कितनी चिंता है, जब फायर इंश्योरेंस में क्लेम कटता है तो कितनी पीड़ा होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका जब अमाउंट कटता है तो कितना कष्ट होता है, आप नहीं रहेंगे तो परिवार को कितना कष्ट होगा, ये आप सोचिए। तो मेरी क्रॉस सेलिंग काफ़ी होती है, अवेयरनेस लाता हूँ। मैं फायर इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आता है तो मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ। दोस्तों, हम एक इंश्योरेंस एजेंट के नाते हमें सब प्रोडक्ट बेचने चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आज नॉन लाइफ भी कर रहा हूँ। मैं पावर प्लांट, कॉटन मिल्स, शुगर मिल, टी गार्डन्स, वेयर हाउसेस, काफ़ी इवन एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट की इंश्योरेंस करना, रोड कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस, तो हर चीज़ में मैं लगा हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ। अध्ययन के अलावा कोई उपाय नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए दोस्तों। नॉलेज इज ओनली की टू सक्सेस। हम लोग सक्सेस, हम कभी नहीं समझते कि सक्सेस बड़ी ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती है। यदि कर्म करेंगे तो सफलता आपके पीछे भागेगी। सक्सेस से कभी मत डरिए, आप कर्म करते रहिए दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको यदि लगता है कि क्लाइंट के साथ आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करिए, कभी मत घबराइए। गलतियाँ होंगी, हम इंसान हैं, गलती होंगी, पर ऐसी गलती मत करिए कि आपकी गलती से क्लाइंट को नुकसान हो जाए दोस्तों। आप अपने आप को प्रोफेशनल वे में हमेशा ट्रीट करिए और कोई भी गलती नहीं हो ऐसा काम करिए। यदि जब कोई घास पर सुबह में यदि धूल से लग जाती है तो प्रभु भी उसको ओस की बूंदों से धो डालते हैं। उनको भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई फूलों पर भी जरा सा डस्ट लगा रहे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे क्लाइंट को हमारी गलती बर्दाश्त होगी? हमारे घर में जब कोई लॉन्ड्री वाला कपड़ा दे के जाता है धुलाई करके, उस पर कुछ दाग रह जाता है तो हम लोग उसको कितना गुस्सा करते हैं कि तुम ठीक से नहीं धोए, तुम क्या करते हो, तुम्हारा पैसा काट लेंगे। घर में खाना ठीक नहीं बनता तो हम लोग अपने वाइफ को या जो कुक है उसको डांटते कि ऐसा क्यों करते हो, जैसा नमक ज़्यादा क्यों आ गया। हम गलतियां बर्दाश्त नहीं करते। तो आप यही सोचो कि आपके कस्टमर आपकी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप गलती किए तो यू आर आउट। कभी गलती मत करिए दोस्तों, अपने काम को बड़े लगन से करिए। ट्राई टू अटेंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर। यदि नहीं होता तो उसका कॉल बैक करिए, आप उसको अवॉइड मत करिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत सक्सेस की चीज़ है यदि उसके पास क्लाइंट के कॉल आते हैं। लोग बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप काम करिए, आप काम में लगे रहिए। काम करेंगे तभी आपके पास में लोग आएंगे। और सही इंश्योरेंस सेल करिए। कभी मत सोचिए कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मैं जब कभी भी इंश्योरेंस करता हूँ तो ये सोचता हूँ मैं कस्टमर हूँ, मैं अपने लिए इंश्योरेंस ले रहा हूँ। यदि मैं होता तो क्या मुझको दरकार थी, वही मैं लेता हूँ और उसी हिसाब से मैं पॉलिसी बेचता हूँ कि मैं अपने आप को कस्टमर की सीट पर ले जाता हूँ। एंड आई ऑलवेज से आई राइट द चेक। मेरे क्लाइंट चेक नहीं लिखते। मैं सोचता हूँ मैं खुद ही कस्टमर हूँ और मुझको इंश्योरेंस लेनी है और मैं इंश्योरेंस एजेंट के नाते क्या लेता वही मैं क्लाइंट को सेल करता हूँ। जहाँ उचित नहीं है वहाँ इंश्योरेंस में निकलता हूँ, जहाँ एकदम दरकार नहीं है वहाँ इंश्योरेंस नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इंश्योरेंस इज़ द नीड ऑफ आवर। हम लोग को इंश्योरेंस में लगे रहना है। जब हमें भगवान ने एजेंट बनाया तो हमको अपना काम पूरी तरीके से करना है। जब पृथ्वी पर भगवान ने मनुष्य को भेजा तो प्रथम मनुष्य जब आया था तो भगवान ने बोला कि जाओ पृथ्वी पर रहो, काफ़ी दिन स्वर्ग में मौज कर चुकी, अब तुमको पृथ्वी पर भी जाना है। कोई आने को तैयार नहीं था। भगवान ने बोला नहीं, तुम जाओ वहाँ पर किसान बन जाओ, खेती करो, खाओ और मौज करो। तब मनुष्य बोला ठीक है, मुझको ये मंजूर है, मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा, किसान बनूंगा। वो किसान बन गया और पृथ्वी पर आकर के खूब खाना पीना करता था, खेती करता था। अब दूसरे को बोला कि भाई तुम चले जाओ। बोले मेरे पास में कोई काम नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा।
जिस व्यक्ति को आपने भेजा वो तो खाना बनाता है और हमको यदि नहीं देगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वह नहीं, तुम वहां जाके बुनकर बन जाओ, कपड़े बनाओ, क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं है पहनने को, तो तुम उसको वस्त्र दे देना और तुमको बदले में खाना दे देगा। तो बार्टर सिस्टम में बोले ठीक है, मैं चला जाऊंगा। वे पृथ्वी पर आ गया और बुनकर बन गया और धीरे धीरे कपड़े मिल का मालिक बन गया। तीसरे व्यक्ति को भेजा, बोला तुम भी जाओ। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि खाना बनाने वाला जो मेन था वो तो चला गया और कपड़ा भी बनाने वाला चला गया, तो दोनों तो करते, मैं अब क्या करूंगा। मैं नहीं, उनके पास रहने का स्थान नहीं है, वे धूप में रहते हैं, पेड़ की छांव में रहते हैं, वृष्टि में बरसात में भीजते हैं। उनके लिए घर बनाओ, तुम सिविल इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ और उनके लिए घर बनाओ, चलने के रास्ते ठीक करो। बोला ये बात ठीक है। बोले तुमको खाना और कपड़ा मत नहीं दे तो तुम अपने घर में मत रखना। तो वे भी सोचा अच्छा बार्टर सिस्टम है, मैं भी चला जाऊंगा। तो ये चला गया, इंजीनियर बन करके आ गया। ऐसे एक एक व्यक्ति को भगवान को पृथ्वी बसानी थी। चौथे व्यक्ति को बोला तुम भी जाओ। बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की हो गई, कपड़े की हो गई, मैं क्या करूंगा, हमको वे भूखा मार देंगे। बोला नहीं, वे इतनी मौज करते हैं, इतना खाते हैं, इतना घूमते हैं कि वे बीमार पड़ जाते हैं। तो वहां जाके डॉक्टर बन जाओ। वे बीमार पड़ेंगे, उनकी सेवा करोगे, तुमको खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, रहने का भी मिलेगा। बड़ा खुश हुआ, बोला हाँ ये भी बात ठीक है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। पांचवें व्यक्ति को बोला अब तुम जाओ। बोले नहीं, अब मैं तो नहीं जाऊंगा, कुछ बचा नहीं। बोला नहीं, ये इतनी मौज कर रहे हैं कि इनकी अपनी कोई प्लानिंग ही नहीं है, इनका भविष्य का कहीं सुरक्षा नहीं है। इनका भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुम जीवन बीमा के एजेंट बन जाओ और इनको इंश्योरेंस करो, जिससे इनको फ्यूचर में कोई आपदा नहीं आए। तो इस प्रकार से भगवान ने हमको भेजा पृथ्वी पर, हम लोग इंश्योरेंस एजेंट बन गए हैं। लोगों के जीवन को सुरक्षित करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, उससे वंचित मत होइए। दोस्तों, यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम अपने कार्य में गलती कर रहे हैं, हम अपने कर्म में कहीं भूल कर रहे हैं। हम इसीलिए बनाए गए हैं कि हमको इंश्योरेंस बेचनी है। दोस्तों, आज भी मैं कहता हूँ, आई थिंक इंश्योरेंस, आई डू इंश्योरेंस, एंड व्हेन एवर आई स्लीप आई ड्रीम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे ब्लड में है। हमारे बाबूजी इंश्योरेंस में साउथ ईस्ट एशिया के टॉप एजेंट हुआ करते थे 1950-54 में। हमारे अंकल श्री आर.सी. दमानी, वे भी अपने समय के बहुत नामी डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, जो भारतवर्ष के अग्रगण्य डेवलपमेंट ऑफिसर में थे। तो इस प्रकार हमारे परिवार में इंश्योरेंस की प्रथा चली आई है। मैं आज सेकेंड जनरेशन इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई भी इंश्योरेंस में हैं, मेरी वाइफ भी इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट ऑफिसर है और भारतवर्ष के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में है। मेरी लड़की टाटा AIG की टॉप मोस्ट एजेंट इन ईस्टर्न जोन। मेरी छोटी लड़की भी बहुत बड़ा इंश्योरेंस का काम देखती है दिल्ली से। दोस्तों, सारा परिवार इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ है। हमें फुर्सत नहीं इंश्योरेंस के अलावा कोई काम सोचने की। वी ऑलवेज थिंक फॉर इंश्योरेंस, वी थिंक फॉर द पीपल एंड ट्राई टू सी दैट ऑल आर प्रॉपरली सिक्योर्ड। मैं बंगाल की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो 1000 करोड़ से ऊपर में प्राइवेट सेक्टर में हैं। बंगाल में 2 ही कंपनियां जो 1000 करोड़ के ऊपर में, उन दोनों की इंश्योरेंस पूरी मेरे पास में है। एक की है 2700 करोड़ की है और एक कंपनी की करीबन 2500 करोड़ की है या 3000 करोड़ की है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है लोगों के समाज के प्रति। कोई गलती हो जाए तो कंपनी को यदि क्लेम नहीं मिले तो कंपनियां फिनिश हो जाएंगी। यदि कोई परिवार की हम एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं करें, ये परिवार भी फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी समाज के प्रति है, देश के प्रति है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, ये छोटा काम नहीं है। इसमें आगे बढ़िए, इसमें बहुत बड़ी स्कोप है लाइफ में आने का और लोगों के सामने एक उदाहरण बनिए उनकी एडिक्वेट इंश्योरेंस करने की। दोस्तों, हम इंश्योरेंस करके कोई क्राइम नहीं कर रहे। मैंने एक क्लाइंट को लास्ट महीने में पॉलिसी सेल की, बड़ा रोचक सेल था। मैं इस कहानी के बाद में अपना वक्तव्य रखूंगा। मैंने एक ही कहा क्लाइंट को कि अपनी वाइफ के नाम में एक 10 करोड़ का चेक लिख के दो।
और बोले क्यों लिख के दूं? मैं जितना बोलता हूं उतना सुनिए। एक चेक बुक मंगाई और 10 करोड़ का चेक लिख के दीजिए। बोला आपका मैं मतलब नहीं समझा। मैंने मतलब की कोई दरकार नहीं, आप 10 करोड़ लिख दो और वाइफ के नाम में लिख रहे हो, मेरे नाम में तो नहीं लिख रहे हो। मैंने उसके अकाउंटेंट से चेक बुक मंगाई, मंगा के कहा कि इसमें 10 करोड़ लिखो। तो उसने जवाब दिया बैलेंस नहीं है बैंक में। मैं बैलेंस की बात ही नहीं कर रहा, 10 करोड़ चेक तो लिखो, बैलेंस हो तब तो लिखे। मैंने चेक लिया और उस पर 10 करोड़ लिखा और उनकी वाइफ के नाम में लिख दिया और उनको कहा कि आप इसमें साइन करिए। उन्होंने कहा कि मैं मतलब नहीं समझा। मतलब क्या समझना, आप वाइफ के नाम में लिख रहे हो, मेरे नाम में नहीं लिख रहे हो, आप चेक साइन करिए। चेक में साइन नहीं किया उन्होंने। दवानी जी आप मजाक कर रहे हैं, मैं बैंक में रुपया ही नहीं है 10 करोड़ का, मैं साइन क्यों करूं? आप साइन कर दो यार, कौन देखने जाता है डिसऑनर होगा कि नहीं होगा, साइन करने में हाथ क्यों कांप रहे? साइन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि कॉन्सियस गवाह नहीं दिया, बैंक में बैलेंस नहीं है, वाइफ के नाम में 10 करोड़ कैसे लिखते? तो मैंने नेक्स्ट प्रश्न कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब 10 करोड़ का चेक लिख डालो, आप कितना दिन में बैंक बैलेंस कर सकती है बताइए। मैंने अकाउंटेंट को कहा कि 10 करोड़ का इनके अकाउंट में बैलेंस कब आएगा? बोले नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा, इतने बड़ा व्यापार करते हैं, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का बैलेंस लाने में दिक्कत है। बोले 10 करोड़ तो बैलेंस नहीं आएगा। तो बोले जब आप जिंदे जी 10 करोड़ का चेक नहीं लिख सकते अपने वाइफ के नाम में, मरने के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या रिजल्ट हुआ दोस्तों मालूम है? 10-10 करोड़ की सब भाइयों की मैंने इंश्योरेंस कंप्लीट करी। कुछ नहीं कहा, मैंने सेल नहीं किया, कुछ नहीं कहा, मैंने कोई प्लान भी प्लेस नहीं किया, और 10 करोड़ की पॉलिसी सब भाइयों की मैंने करी, चेक कटवाया। ये लॉकडाउन के पहले की घटना है दोस्तों। बड़ा मजा आता है जब आप सही बात करते हो, सही पिक्चर प्लेस करो क्लाइंट के सामने। मैंने कुछ नहीं कहा, 10 करोड़ का चेक लिखने को कहा, क्लाइंट ने सही नहीं किया, पर मेरा प्रीमियम चेक सही कर दिया उन्होंने। इंस्टेंटली मैंने तीनों चेक लिए, मेडिकल कराया, केस पास हो गया दोस्तों। मेरा कोई सेल ही नहीं था इसमें। तो जब क्लाइंट जिंदे जी 10 करोड़ का चेक नहीं काट सकता वाइफ के नाम में, तो मरने के बाद मात्र एक इंश्योरेंस एजेंट है जो उस परिवार को 10 करोड़ का चेक ला के दे सकता है। मैंने बोला देखिए साहब, आप तो 10 करोड़ का चेक नहीं दे सकते हो, आप नहीं रहेंगे तो 10 करोड़ का चेक मैं निश्चित दूंगा, ये तो गारंटी है मेरी। और जिंदे जी आप नहीं दे सकते हो, ये आपकी कमजोरी है, मरने के बाद मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। दिस इज द लवली प्रोफेशन विच वी आर एंजॉइंग दोस्तों। लेट द कस्टमर बाई पॉलिसी। आप जब सेल करते हो तो उसके रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, उसकी नीड पूरी फुलफिल नहीं होती है। लेट द कस्टमर बाय, ही विल डिसाइड टू बाय द बिग पॉलिसी। उसी प्रकार मैंने लास्ट ईयर 100 करोड़ की पॉलिसी करी, 50 करोड़, 75 करोड़, 20 करोड़ की तो बहुत पॉलिसी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सेल करते जाओ, लाइफ को आगे ले जाते जाओ। सेलिंग इज लाइफ एंड सेल योर लाइफ। दोस्तों इस वक्त के साथ मैं आपसे आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप मेरे को सुना। अपने कोई विचार हो तो हमें जरूर दीजिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त उन्नति करें और सारे समाज को इंश्योर करें, सारे देश को इंश्योर करें, इंश्योर द होल कंट्री, इंश्योर द नेशन। दैट इज माई मैसेज। थैंक यू वेरी मच। सेलिंग इज लाइफ एंड सेल योर लाइफ। दमानी जी की बातों से यह सीख मिलती है कि हमें गलतियों से सीखना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दमानी जी की बातों से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। दमानी जी की बातों से मुझे यह समझ में आया कि इस लॉकडाउन के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि 20 लाख एजेंट भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कम पड़ जाएंगे। दमानी जी की बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टॉनी गॉर्डन को सुनने के बाद दमानी जी ने अपने सेलिंग करने का तरीका चेंज कर दिया था, उसी तरीके से आज मिस्टर दमानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपने काम करने का तरीका बदल देंगे। दोस्तों दमानी जी की बातों को अपनी जिंदगी में अमल जरूर करना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अमल जरूर करना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।